नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों। हिंदी भाषा का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ण विचार, उस पर ये मेरा तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं वर्ण के विषय में, ध्वनि के विषय में, वर्णमाला के विषय में तथा स्वरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्वर 11 होते हैं और से लेके औ तक। जब इनकी मात्राओं की बात की जाती है तो इनकी मात्राएं 10 होती हैं। स्वर को हमने 3 कैटेगरी में विभाजित किया था: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ जिनका उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता था, और प्लुत जिनका उच्चारण करने में 3 या 3 से अधिक मात्राओं का समय लगता था। अब ये जो प्लुत स्वर हैं, इनका उपयोग अधिकतर संस्कृत के वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, दीर्घ यानी कि 2 मात्राओं का समय, ह्रस्व स्वर जो बड़ी आसानी से बहुत जल्दी बोले जा सकते हैं, ठीक है, जो सिंगल मात्रा का समय होता है। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियो में। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और भी जो होते हैं उन सबको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करें। व्यंजन। व्यंजन की बात करते हैं तो देखिए, शुरुआत के जो 25 वर्ण होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं, वो हमारे आते हैं स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं क वर्ग से लेके क, च, ट, त, प। का वर्ग से लेके पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन आएंगे वो सब कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या है 25। का वर्ग में कौन कौन आता है? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से लेके मा तक ये जो 25 वर्ण हैं, ये आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन में। देखिए, इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे विभिन्न भागों से स्पर्श करती हुई निकलती है। हवा जो है विभिन्न भागों में स्पर्श करती है और उन पर थोड़ा सा दबाव डालती है, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब हम देखते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वो अलग अलग भागों पर प्रेशर डालती है। जैसे क वर्ग, अब क से याद रखिए, क यहां कंठ, यानी क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, इनका जब उच्चारण किया जाता है तो हवा का प्रेशर कंठ पे पड़ता है। आप बोल के देखिए, को, ख, ग, घ, ड़। आप हवा का प्रेशर कंठ पे महसूस करेंगे। तो ध्यान रखिए, का वर्ग के जितने व्यंजन हो गए वो क्या कहलाएंगे? कंठ व्यंजन, या इनको कह सकते हैं हम कंठ्य व्यंजन। कंठ्य। कंठ से जब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो हम पहुंचते हैं तालु पर। तो इसी तरह से याद रखेंगे, का से जब आगे चलते हैं तो हम पहुंचते हैं चा वर्ग पर। तो यानी कि चा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं,
इनको उच्चारित करते समय हवा का प्रेशर पड़ता है तालु पर। तो ये सब हमारे कहलाएंगे तालव्य व्यंजन। तालव्य, च, छ, ज, झ, य। चा से जब आगे बढ़ते हैं हम पहुंचते हैं ट वर्ग पर, और यहां तालु से जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पहुंचते हैं मूर्धा पर। तो टा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सब कहलाएंगे हमारे मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हो गए मूर्धन्य। टा से आगे बढ़ते हैं हम पहुंचते ता वर्ग पर। यहां मूर्धा से जब आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं दंत पर। तो ता वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वे सब कहलाते हैं हमारे दंत्य व्यंजन। दंत्य या दंतव्य या दंत्य, दंत्य व्यंजन, ठीक है। अब दंत से जब आगे बढ़े हम तो हम पहुंचे ओष्ठ पर। यहां ता से आगे जब बढ़ते हैं तो अंत में आता है प वर्ग। प वर्ग के सभी व्यंजन प, फ, ब, भ, म, ये सभी कहलाएंगे ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठ, ठीक है। तो ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसको याद कर सकते हैं इनके पहले वर्ण के हिसाब से। कचट तप, इनका पहला वर्ण याद कर लीजिए, कचट तप, उससे इनका पूरा वर्ग आपको याद हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन के बाद अगले जो 4 व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, ये जो 4 व्यंजन है इन्हें कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से ये जो य और व, य और व है, ये स्वर से अधिक समय लेते हैं बोलने में, लेकिन व्यंजनों से कम समय लेते हैं। तो इसलिए इनको हमने एक अलग नाम दिया, इनको कहा जाता है अर्ध स्वर, ठीक है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से हैं, तो य और व, ये 2 वर्ण हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। अब ये जो रा है, र, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो आगे से थोड़ी सी उठ जाती है या तिरछी हो जाती है, ठीक है। तो हमारी जीवा में आगे से थोड़ा सा टेढ़ापन आता है, रा। तो इसलिए इसको हम लुंठित व्यंजन भी कह देते हैं। रा को हम लुंठित, रा को हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। इसके अलावा इसका उच्चारण करते समय जीवा में हल्का सा कंपन होता है, तो इसलिए इसको एक नाम और दिया गया है। र को हम कहते हैं प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। तो परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो लुंठित व्यंजन र, या फिर प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो प्रकंपित व्यंजन भी र। अब ल, ये जो ला है, ला का जब हम उच्चारण करते हैं तो ला का उच्चारण करते समय जो वायु है वो जीवा के पिछले भागों से निकलती है। आप उच्चारण करके देखिए ल, तो इसलिए वायु जो है पिछले भागों से यानी पीछे भाग से निकलती है, जीवा के पिछले भागों से वायु निकलती है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया पार्श्व व्यंजन, ठीक है। इसको पार्श्विक या पार्श्व, तो ये होता है हमारा पार्श्व व्यंजन। इसके पश्चात जो अगले 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व हो गया। इसके पश्चात आता है श, श, स, ह। ये 4 वर्ण आते हैं, इनको नाम दिया गया है संघर्षी व्यंजनों का, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी
इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि गर्म वायु बाहर निकलती है। जैसे आप बोल के देखिए श, श, स, ह। तो इसलिए ऊष्मा जो उत्पन्न होती है हमारे मुख से, तो इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। या इनको उच्चारण करते में वायु जो है वो संघर्ष करती हुई निकलती है, यानी रगड़ खाती हुई निकलती है, तो इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इसके पश्चात जो अगले व्यंजन है वो है श, तो, ज्य और श। अब देखिए श जो है, श बना है क और श से मिलके, त्र बना है तो और रो से मिलके, ज्या बना है ज और अया से मिलके, ज्या बना है ज और अया से मिलके। ठीक है, और जो श्र बना है यहां लिख लेते हैं श्र, ये बना है श और र से मिलके। ठीक है, ये आता लास्ट में ही है, हम इसको लास्ट में लिखते, लेकिन यहाँ जगह कम पड़ रही थी तो इसलिए हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो ये चारों जो हैं वो दो व्यंजनों के योग से बन रहे हैं। दो नहीं, हम डेढ़ कह सकते हैं क्योंकि इनको अर्ध माना जाता है। तो ये डेढ़ व्यंजनों के योग से बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि दो वर्णों का संयुक्त रूप है ये, तो इसलिए इनको नाम दिया जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब आप जानते हैं, संयुक्त मतलब जोड़ना। ठीक है, तो ये दो व्यंजनों के संयुक्त रूप है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त। ठीक है, ये जो चारों हैं ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन है, इसमें से ये जो है श्र, ठीक है, इसको हम संयुक्त के साथ साथ मिश्रित व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, इन चारों में से केवल श्र जो है वो संयुक्त के साथ साथ मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो हमने वर्ण पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में ट वाली जो लाइन है ट, ठ, ड, ढ, ड़, इसमें दो वर्ण और जोड़े गए हैं, ये हैं ड़ और ढ़। ड़ और ढ़, ये जो हमारे व्यंजन है ड़ और ढ़, इनको हम द्विगुण या गौण व्यंजन भी कहते हैं। इनको कहा जाता है द्विगुण या गौण, या एक नाम और दिया गया इनको, वो है उक्षिप्त। उक्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त। ठीक है, तो परीक्षा में यदि प्रश्न आता है द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो ड़ और ढ़। गौण व्यंजन यही है, और उत्क्षिप्त व्यंजन भी ड़ और ढ़। ठीक है, अब इसके पश्चात एक चीज और, ये सभी व्यंजन हो गए, ये 25 स्पर्श हो गए। इसके बाद अंतस्थ, ला लुंठित या प्रकंपित, ला जो है ला पार्श्व या पार्श्विक, या और वा अर्ध स्वर, श, श, स, ह ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, श सॉरी श, त्र, ज्या और श्र, ये संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसको ज्या पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ज्या हम गलत पढ़ते हैं क्योंकि इसका योग आप देख रहे हैं ये ज और यहां से मिलके बनता है, तो इसलिए ज्या इसका उच्चारण सही होता है। ये चारों संयुक्त व्यंजन, और इन चारों में से ये जो केवल श्र है, श्र को हम मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट में एक चीज और, ये जो वर्ण है तालव्य वाले च, छ, ज, झ, ठीक है, इनको यहां लिख देते हैं
च, छ, ज और झ। इन चारों को जब हम बोलते हैं तो इनको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आवाज जो है कुछ ज्यादा संघर्ष के साथ निकलती है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम स्पर्श संघर्षी नाम दिया है। इनको क्या नाम दिया गया है? इनको स्पर्श। आप बोल के देखिए, च, छ, ज, झ। तो इनको नाम दिया गया है स्पर्श संघर्षी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। अगले जो व्यंजन है, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ठीक है, इनमें भी व्यंजनों को विभाजित किया गया है। तो इनको कैसे विभाजित करते हैं और ये क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।